आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिवजीत। तमाम दर्शकों को नमस्कार और एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हो गए हम। जैसे ही राहुल गांधी ने कहा 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी, अखिलेश यादव का साथ मिला। अब मोदी सरकार दो ही सूरतों में गिर सकती है सिर्फ। या तो एनडीए गठबंधन में शामिल कुछ दल बीजेपी का साथ छोड़े, या भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ी टूट हो जाए। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री 12 साल पूरे होने वाले हैं। मोदी साहब को लगा कुर्सी चली जाएगी, कुर्सी हिलेगी। इससे पहले ही उन्होंने एक बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। एक बड़ी बैठक बुलाई गई है एनडीए के राजनीतिक दलों की। वो बड़ी बैठक बुलाई गई है, कब बुलाई गई है और राहुल गांधी के खुलासे के बाद किस तरह से मोदी डरे हुए हैं, और इंडिया गठबंधन में शामिल एक बड़ी महिला नेत्री, मैं नाम ही बता देता हूं, ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है एक पुराने मामले। और अब ये कहा जा रहा है कि उनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है और उनको एक एग्जाम्पल के तौर पे सेट किया जाएगा कि अगर आप राहुल गांधी के साथ खड़े रहे तो जेल जाना पड़ सकता है। तो ये बड़ी स्टोरी लेकर हम आपके सामने आए हैं। एक एक करके तथ्यों को रखेंगे और ये भी बताएंगे कि क्या वाकई मोदी साहब की इंटेलिजेंस उनको ये सूचना दी थी कि सरकार गिरने जा रही है। और 1 साल का समय राहुल गांधी ने कुछ ज्यादा बता दिया था। क्या वो 1 या 1.5 महीने में खेला होने वाला था? क्या वो संसद के मानसून सत्र के बीच में ही खेला हो जाता? क्योंकि अचानक से मोदी साहब का इतना एक्टिव होना वो बताता है कि कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी हिल रही थी। वो तमाम चीजें बताएंगे आपको, कई एक्सक्लूसिव जानकारी भी होगी, अपने दर्शकों को देंगे। बस अपने तमाम दर्शकों से आग्रह करेंगे, कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिए। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे। जी शिव जी। दर्शकों के समक्ष एक स्क्रीन पर खबर है, अभी आ जाएगी। इस खबर से हम शुरुआत करना चाहेंगे। अगले साल में गिर जाएगी मोदी सरकार, कांग्रेस की बैठक में बोले राहुल गांधी। ये खबर अब 2 दिन पुरानी हो चुकी है, लेकिन इस खबर के बाद भूचाल आया हुआ है। भाजपा में सरगर्मी है, भाजपा परेशान है, भाजपा करे तो करे क्या। और इसके बाद मोदी शाह अपने उस चक्र में लग गए जो पहले से जाने जाते हैं पार्टी तोड़फोड़ वाले। और वो झट सीधे उन्होंने अपने दूत इधर उधर दौड़ाए, तो फिर एक और नई खबर आई। ये खबर यह है कि ममता बनर्जी की टीएमसी में बहुत बड़ी टूट के आसार। भाजपा में जा सकते हैं 29 में से 28 लोकसभा सांसद। इस खबर के बाद भूचाल आ गया है। आज आनंद फानंद में सुनने में आया कि प्रधानमंत्री ने बैठक भी बुला ली है। क्या बुला ली है, कैसे बुला ली है, वो सब संतोष जी बताएंगे। लेकिन एक सवाल सोचिए, बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि बंगाल चुनाव के बाद हम केंद्र की मोदी सरकार को गिरा देंगे। एसआईआर करा दी गई, कई अधिकारी बिठा दिए गए, चुनाव में बड़ी तादाद में फोर्स लगा और चुनाव की भूमिका बदल गई। अब अखिलेश यादव ने कहा। तो पहली तो मेरी टिप्पणी यह है, और समझने का भी संतोष जी से प्रयास करूंगा, कि अब उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जीत पाएंगे? क्योंकि जो केंद्र में बैठे लोग हैं, इन्होंने इतने बवाल पाल लिए हैं। तेरे घर भी ईडी, तेरे घर भी सीबीआई, तेरे घर भी आईटी, तेरे घर भी फलानी चीज। छोड़ा कोई नहीं। जब कोई छोड़ा नहीं है तो सत्ता परिवर्तन हुई तो बहुत कुछ इधर उधर हो जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा भयभीत कौन है? सबसे ज्यादा भयभीत है आरएसएस का खेमा। आरएसएस का खेमा जो बीजेपी की नियुक्तियां करता था चुनाव के दौरान, अब बीजेपी आरएसएस को भेजने लगी कि भैया जाओ, जीतना है तो लग जाओ, हार गए तो समझ लेना, हमारा तो हम जाने, लेकिन तुम्हारा तुम जानना, क्योंकि तुम तो रजिस्टर्ड भी नहीं हो, तो एकमात्र एनजीओ। और एनजीओ की क्या हालत होती है हमने बता दिया। इस बार हमने कितने एनजीओ कौन में बिठा दिए हैं जो एनजीओ वाले सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो ले आप भी सांस नहीं पाओगे। तुम्हारा तो लेखा जोखा भी नहीं है, हमने तो लेखा जोखा वाले घर बिठा रखे हैं कि तुम्हारा 12G रद्द हो गया, तुम्हारा 80G रद्द कर दिया, तुम ये जवाब दो, तुम इसको भरो, तुम उसको भरो। तुम्हारे पास तो कोई कागज पत्तर भी नहीं है, और तुम्हारे कागज पत्र हमने लाल किला से बता दिए हैं, तो तुम सबूत भी नहीं दे पाओगे। इस पूरे प्रकरण में फंसकर बड़ा उलझन मची हुई है। सरकार अपना आंकड़ा जो 240 का है उसे 272 करना चाहती है, और 272 करने के बाद वो उस आंकड़े को छूना चाहते हैं ताकि संविधान में कुछ परिवर्तन कर सकें।
वो चाहते हैं कि लोकसभा में परिसीमन कर सकें, और परिसीमन इस हिसाब से कर सकें कि अगर जरूरत पड़े तो दक्षिण के राज्य सब किसी को एक तरफा मैंडेट दे दें, हम पूरब के राज्यों से ही सत्ता बनाते रहें। और इसी की लड़ाई में सब फंसा हुआ है। इसी को लेकर भी एक अभी संतोष जी अंदर की बात बताएंगे कि नायडू के बेटे ने क्या ऐलान कर दिया है। उस ऐलान से बीजेपी की हिम्मत उड़ी हुई है, क्योंकि पहले छुटपुट बातें आती हैं, जैसे नीतीश और तेजस्वी पहले अलग अलग चलने लगते थे, तो फिर आती थी खबर के चाचा रूठे भतीजा नाराज। चाचा बेचारे ने ऐसा पद छूटा कि उनका तो राजनीति से ही मोह छूटा, अब दिखते ही नहीं है कहीं, अब कुछ उनकी चर्चा भी नहीं होती, अब मीडिया भी कोई चर्चा नहीं करती। कहाँ है, किस हाल में है। आपने देखा बीजेपी की 2 धुरंधर जीतें हुई असम में और बंगाल में, किसी मंच पर नहीं थे नीतीश बाबू, किसी मंच पर नहीं पूछे गए। बिहार में कुछ मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ, उस दिन भी नजर नहीं आ रहे थे, गए भी तो मंच पर वो हाथ जोड़ते रहे। अमित शाह ने उनके हाथ जोड़ने पर न उठ के नमस्ते की, न राजनाथ ने उठे, वो खड़े रहे, फिर उन्हें ले जाए किसी आदमी ने उनकी कुर्सी पर बिठा दिया। ऐसा बुरा हश्र नहीं देखा है जिस व्यक्ति के ऊपर सरकार टिकी हुई है। क्योंकि कोई विषधर सांप हो और उसके दांत तोड़ दो, फिर चाहे उसे घर में छोड़ दो, बच्चों के साथ खेलता रहेगा, फिर वो काट के किसी को असर नहीं पहुंचा पाता। इस स्थिति में नीतीश कुमार पहुंच गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर है, क्या राहुल की भविष्यवाणी सच होगी? क्या मोदी सरकार 1 साल के भीतर गिरेगी? इस स्टोरी को समझने का प्रयास कर रहे हैं संतोष जी से। संतोष जी, क्या है पूरा मामला? देखिए सर जी, एक एक करके तारों को जोड़ने की कोशिश करता हूं। दर्शकों से कहूंगा एक एक करके तारों को जोड़े कि कैसे हो रहा है। राहुल गांधी का बयान आना, 1 साल के अंदर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाएगी, लेकिन लग रहा है कि शायद उससे पहले की तैयारी नहीं थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव की आहट सुनाई दे रही है। फरवरी में चुनाव होना है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हो सकता है अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाए। और लगातार जिस तरह से संघ प्रमुख के दौरे हो रहे हैं, जिस तरह से यूपी में तमाम नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर एक खास लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश अक्रॉस यूपी की जा रही है, क्योंकि सही समय पर आपने चुनाव नहीं कराए, सही समय पर ये चुनाव करवा नहीं पाए। ऐसे में अखिलेश यादव का बयान आता है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार चली जाएगी। लेकिन मैंने फिर दोहराया कि केंद्र में मोदी सरकार तभी गिरेगी जब उनके बड़े सहयोगी उनका साथ छोड़ दे या बीजेपी में टूट हो जाए। और इस बीच खबर ये आती है कि तेलुगु देशम पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, पहले राष्ट्रीय महासचिव थे, चंद्रबाबू नायडू की सरकार में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं नारा लोकेश, जो कि जिनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था। उन्होंने एनडीए के स्टैंड से अलग जाकर, बीजेपी का स्टैंड ही आजकल एनडीए का स्टैंड हो गया है। बीजेपी, जब ये सदन में चर्चा हो रही थी तो तमाम लोगों ने कहा कि वर्तमान सिटिंग में 33% आरक्षण लागू कर दीजिए, या उससे पहले सुझाव दिया गया कि पॉलिटिकल पार्टी को कह दीजिए कि जितनी सीटें वो दे उसमें से 33% महिलाओं के लिए दे। बीजेपी उसमें ना नुक्कड़ करती रही और वो बिल बीजेपी की जिद के कारण जो परिसीमन वाला लेकर आए थे वो पास नहीं हो पाया। महिला आरक्षण कब लागू होगा, कैसे लागू होगा, उसकी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन एनडीए के स्टैंड से अलग जाकर एनडीए गठबंधन में शामिल दूसरा बड़ा राजनीतिक दल जिनके पास 16 सांसद है, उन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नारा लोकेश ने ऐलान कर दिया कि 2029 में जो आंध्र प्रदेश में लोकसभा का चुनाव भी होना है, आंध्र प्रदेश में विधानसभा का भी चुनाव होना है, उसमें पार्टी 33% आरक्षण महिलाओं को देगी। यानी लोकसभा उम्मीदवार में भी 33% सीटें महिलाओं को दी जाएगी और विधानसभा उम्मीदवारों का चयन करते समय भी 33% सीटें महिला उम्मीदवारों को ही दी जाएगी। इससे एक अलग तरह की हलचल मच गई। और इन सब के बीच चूंकि एनडीए गठबंधन में एक बड़ी टूट की संभावना हो रही थी, तो जैसा कि आपने बताया कि इंडिया गठबंधन में शामिल जो तीसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बाद 28 सांसदों वाला, उनको तोड़ने की तैयारी की जा रही है। डीएमके को एनडीए गठबंधन में डीएमके आ रहा है, इस तरह की खबरें प्लांट करवाई जा रही है, क्योंकि डीएमके के लिए एनडीए गठबंधन में आ पाना उतना आसान है नहीं, कई तरह की व्यवहारिक दिक्कतें हैं। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच अगर आप किसी पार्टी को तोड़ ही रहे हैं और अगर आप टीएमसी को तोड़ने में कामयाब हो ही गए हैं, तो फिर अचानक टीएमसी की मुखिया पर एफआईआर दर्ज करवाने की जरूरत क्यों पड़ती है? बस यहीं से पूरा नैरेटिव आप समझने की कोशिश कीजिए, पूरा खेल आप समझने की कोशिश कीजिए कि तृणमूल कांग्रेस के मुखिया, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ
राज्य के सिलीगुड़ी साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और ये एफआईआर कोई हाल फिलहाल की घटना के लिए नहीं की गई है। ये एफआईआर दर्ज की गई है 2025 की घटना के लिए, जब वो राज्य की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। और इसमें ममता बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने 2025 में कोलकाता में आयोजित ईद कार्यक्रम के दौरान सनातन और हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। विवाद उस बयान को लेकर है जिसमें तथाकथित तौर पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने गंदा धर्म जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। ये मामला इतना गंभीर है कि एक तरफ ममता बनर्जी की गिरफ्तारी तक हो सकती है और दूसरी तरफ इस बयान के सहारे जो है वो इंडिया गठबंधन को घेरने की कोशिश भी की जा सकती है। आज डीएमके को जो अपने साथ लेने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उन्हीं डीएमके के नेताओं के सनातन विरोधी बयान को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आ रही थी भारतीय जनता पार्टी। तो ममता बनर्जी के खिलाफ इस एफआईआर के जरिए इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं को एक संदेशा देने की कोशिश की जा रही है कि मोदी की कुर्सी हिलाई तो मोदी की कुर्सी हिलने से पहले जेल जाना पड़ सकता है। और इस बीच एनडीए को एकजुट रखने के लिए नरेंद्र मोदी ने एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों की बैठक भी बुला ली है। 10 जून 2024 को बुलाई है। और बहाना क्या बनाया जा रहा है, मतलब कारण क्या दिया जा रहा है? कारण ये दिया जा रहा है कि मोदी साहब अपने कार्यकाल के 12 साल मनाएंगे। 12 साल पे उन्होंने एक बैठक बुलाई है। अब बड़ा तकनीकी चीज मैं बताता हूँ। कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि मध्यावधि चुनाव मोदी जी करवा देंगे। अरे मोदी जी हर टर्म में दिन बढ़ाते जा रहे हैं। आप ये देखिए कि पहला कार्यकाल उनका कब शुरू हुआ था। 2014 में पहली बार जब वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए थे, 26 मई 2014 को लिए थे। और उनके कार्यकाल के 12 साल तो कल पूरे हो गए। आज 27 मई की तारीख है। लेकिन जो तीसरी बार उन्होंने शपथ ली थी, वो उन्होंने 26 मई को नहीं ली थी। वो उससे उन्होंने 13 दिन बढ़ा दिए थे, 13-14 दिन बढ़ा दिए थे। तीसरी बार उन्होंने शपथ ली थी 9 जून 2024 को। और उनके 12 साल के कार्यक्रम को लेकर 10 जून को एक बैठक बुलाई गई है। नाम इसको दिया गया है 12 साल के उस पर। और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। लेकिन ज्यादातर राज्यों में जो एनडीए शासित, एनडीए में सहयोगी दल शामिल है, उसमें सीएम है या डिप्टी सीएम है। तो आप मोटे तौर पर ये मान के चल लीजिए कि एनडीए गठबंधन की ये बैठक बुलाई गई है क्योंकि प्रधानमंत्री एकजुट रखना चाहते हैं। 10 जून को इसलिए बुलाई गई है क्योंकि उससे पहले वो इंडिया गठबंधन को तोड़कर अपनी सुप्रीमेसी साबित करना चाहते हैं और एनडीए गठबंधन को डराना भी चाहते हैं। 16 तेलुगु देशम पार्टी के पास है, 12 जनता दल यूनाइटेड यानी 28। ऐसा लग रहा है कि 10 जून को एनडीए की बैठक बुलाने से पहले वो 28 सांसदों का जुगाड़ कर लेना चाहते हैं, चाहे वो डीएमके का सपोर्ट हासिल कर ले, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ दे, ताकि तब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार थोड़े थोड़े से सह में नजर आए। तो शह मात का खेल शुरू हो गया है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये बात तय मानकर चल लीजिए कि राहुल गांधी ने 1 साल का वक्त जरूर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये आशंका है कि इसी मानसून सत्र से पहले या संसद के मानसून सत्र के दौरान मोदी सरकार को गिराने की तैयारी कर ली गई थी। इसीलिए नरेंद्र मोदी आनन फानन में इतने ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। अब संतोष जी, एक्टिव कौन होगा, किसकी सरकार चलेगी, किसकी गिरेगी, मैं इतना जरूर कहूंगा कि हर बार नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी की चर्चा होती है। अगर 1 साल में सरकार गिर गई तो इस पर भी चर्चा होगी कि राहुल गांधी से बड़ा भविष्यवक्ता कोई है नहीं। हालांकि अब तक की भविष्यवाणी उनकी सब सटीक निकली है। उन्होंने जब सबसे पहली बार कहा कि कोरोना आएगा, एक भयंकर बीमारी आने वाली है जो महामारी में तब्दील हो जाएगी, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बड़ा मजाक बनाया था, मीडिया में उनकी खिल्ली उड़ाई थी। 3 महीने बाद वही हर्षवर्धन नाचते नजर आए और हर्षवर्धन को उसी कोरोना ने पदच्युत करा दिया, उन्हें पद छोड़ना पड़ गया। तो आपने देखा था गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के तो स्वास्थ्य राज्य मंत्री अपना दरवाजा बंद करके सोने लगे, दरवाजा ही नहीं खोलते थे। उसके बाद उन्होंने कहा जाति जनगणना करानी पड़ेगी, मोदी जी को इसी सरकार को करानी पड़ेगी, हम नहीं यह सरकार कराएगी, मोदी जी को जाति जनगणना करानी पड़ेगी। उन्होंने कहा अभी बीते दिनों बहुत महंगाई का बवंडर फूटने वाला है, भयंकर महंगाई आएगी, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। मोदी ने, चुनाव चल रहा था, मोदी जी ने कहा किसी कीमत पर नहीं बढ़ेंगे और मोदी जी अपनी बात पर कायम नहीं रहे, राहुल गांधी कायम रहे और डीजल पेट्रोल के रोज दाम बढ़ रहे हैं। अब तो हमारी और आपकी बिरादरी के लोग भी उसके लाभ गिना रहे हैं। आपको लाभ आता हो तो हमें भी बता दीजिए। मुझे तो ये पता है जेब से 1 रुपया भी गिरता है तो हम 3 घंटे झुककर जमीन पर ढूंढते हैं, 3 घंटे, और खुदा ना खास्ता वो नाली में लुढ़क कर चला जाए तो लकड़ी से खरीदते हैं, कोई भी हो।
सबकी आदत है। उस 70% जनता को डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ने के लाभ बताए जा रहे हैं, और जब अपने घर की लाइट चली जाती है तो बताया जाता है कि लाइट नहीं है, हमारी सांस फूल गई। संतोष जी, अगर मोदी और शाह शाम को अपने पांव पर जहर का लेपन करके सो जाएं तो सुबह बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हमारे मिलेंगे, क्योंकि हमें नहीं मालूम कितना चाटते हैं कौन कौन। ये तो वही बता सकते हैं जो चाटते हैं। आज एक आज दिल की की बात शिव जी, है। आज एक दिल की बात उसी अंदाज में कहता हूं मैं भी। ये लोग कह रहे हैं महंगाई और पेट्रोल डीजल के फायदे, भ्रष्टाचार को लेकर मैं पहले बहुत सोचता था। आज पता नहीं क्यों सुबह मेरे दिमाग में एक आया कि कौन सा भ्रष्टाचार ज्यादा खतरनाक है। इस दौर में याद कीजिए, राजीव गांधी 5 साल का कार्यकाल था। युवा नेता होता है। 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने चाइना को सैन्य रूप से सबक सिखाया, पाकिस्तान को सैन्य रूप से सबक सिखाया, कारगिल की चौकियों पर पहली बार कब्जा किया, चीन की आंखों में आंखें डालकर बात की, पाकिस्तान को तो आप समझ लीजिए कि रौंद दिया एक तरह से, अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए, कंप्यूटर की शुरुआत उन्होंने की। यहां तक कि टाइम मैगजीन में भी खबर छपी कि भारत की सेना दुनिया की ताकतवर सेना में शामिल हो गई है, क्योंकि चीन जैसी बड़ी महाशक्ति को एक तरह से शिकस्त दी थी भारत की सेना ने उस समय। बहुत कम लोगों को वो किस्सा पता हो। उसी समय एक बोफोर्स तोप खरीदा गया। वो बोफोर्स तोप कितना अच्छा था, ये हमने कारगिल की लड़ाई में देख लिया कि सेना वाले कहते हैं कि अगर वो बोफोर्स तोप ना होता तो कारगिल की लड़ाई हम जीत ना पाते। उस भ्रष्टाचार के आग में राहुल गांधी पर माफ कीजिएगा, राजीव गांधी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उनकी कुर्सी छीन ली गई, चली गई उनकी कुर्सी। समय ने साबित किया कि बोफोर्स तोप बहुत हाई क्वालिटी का तोप था, उच्च क्वालिटी का तोप था। एक दूसरा भ्रष्टाचार होता है कि जैसे हमारे मोहल्ले में मान लीजिए नालियां बन रही है, तो 6 इंच का रोड होगा या 7 इंच का होगा तो उसको 4 इंच का कर दिया जाए, 3 इंच का कर दिया जाए। इस तरह के करप्शन को आंदोलन बनाया अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, रामदेव, श्री श्री रविशंकर और तथाकथित कई बड़े नेताओं ने। उस आंदोलन में मनमोहन सिंह की सरकार को करप्ट सरकार साबित कर दिया गया। ए राजा कनिमोझी जेल चले गए, वही डीएमके के नेता जिनके साथ बीजेपी अब सहमति करना चाहती है, बीजेपी अपने एनडीए गठबंधन में शामिल करना चाहती है। समय ने एक एक करके सबको बाइज्जत बरी कर दिया। वो वाला भ्रष्टाचार, हालांकि बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन एक पल के लिए मान लिया जाए वो वाला भ्रष्टाचार ज्यादा बड़ा था कि एनटीए का पेपर लीक होकर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो फर्जी डॉक्टर बन रहे हैं, वो बड़ा है। सीबीएसई के 12वीं के पेपर में जो गड़बड़ झाला हुआ, ये जो गड़बड़ झाला टेक्निकल नहीं है शिव जी, ये कोई टेक्निकल नहीं है। जिस एजेंसी का चयन किया गया, कैसे चयन किया गया, प्रोफेसरों का चयन किया गया, कैसे चयन किया गया, किस तरह से सीबीएसई की साइट बार बार वो जो है ग्लिच आते जा रहे हैं, किस तरह से एनटीए के हर पेपर में घोटाला होता जा रहा है, ये बेसिकली करप्शन है जिसमें पैसे बनाए जा रहे हैं। अब दर्शकों से मैं कहूंगा कि वो वाला करप्शन और ये वाला करप्शन, दोनों में से आपको चुनना पड़ेगा तो कौन सा करप्शन चुनेगा। वैसे भी राजनीति में आपको सबसे बुरा व्यक्ति और कम बुरा व्यक्ति, इनमें से कोई एक चुनना पड़ता है। माफ कीजिएगा, हमारे बच्चों के साथ भविष्य के लेकर जो खिलवाड़ हो रहा है ना, अगर अगर सत्ता हम जैसे लोगों के हाथ में होती, इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर फांसी से कम की कोई सजा नहीं होनी चाहिए थी। और जिस एजेंसी का चयन सीबीएसई ने किया, जो पहले से ही दागदार है, उस एजेंसी का चयन जिस आदमी ने भी किया, उस आदमी को तो तुरंत जेल में डालना चाहिए, न जमानत न कुछ, और 3 महीने के अंदर फैसला करके फांसी पर लटकाना चाहिए अगर वो आदमी दोषी हो। ये तो आप भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब इस देश की जनता को कम से कम ये तय करना पड़ेगा, जिन एंकर का आपने जिक्र किया, मोहतरमा ने पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने का फायदा बता रहे हैं। मैंने भी सोचा कि उसी स्टाइल में दर्शकों से पूछ लूं कि कौन सा भ्रष्टाचार, अगर आपको चुनना पड़े कि हमें वो वाला भ्रष्टाचारी चाहिए या ये वाला भ्रष्टाचारी चाहिए, तो आपको कौन सा वाला भ्रष्टाचारी चाहिए। और एक बात और, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, एक बड़े विचित्र आदमी मिले मुझे कल, उनके बच्चे ने 12th का सीबीएसई का दिया, उनके साथ भी गड़बड़ हुई, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। माफ कीजिएगा, बीजेपी को बार बार सत्ता में जीत दिलाना हिंदुओं की प्राथमिक जिम्मेदारी नहीं है।
चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उन सबकी प्राथमिक जिम्मेदारी है ये देश रहना चाहिए, भारत रहना चाहिए, भारत का लोकतंत्र रहना चाहिए, भारत का संविधान रहना चाहिए। और मोदी जैसे नेता आते हैं, जाते हैं। आज देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है, उनको नमन। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ऑन रिकॉर्ड वो क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में? 10 साल बाद, 15 साल बाद मोदी के बारे में क्या कहा जाएगा नहीं जानते। 50 साल बाद हम और आप दोनों नहीं रहेंगे, उस समय मोदी के बारे में क्या कहा जाएगा नहीं जानते। तो नेता आते जाते हैं, प्रधानमंत्री आते जाते हैं, लेकिन जो घंटी लेकर घंटी बजा रहे हैं ना मोदी के नाम की, जिनके अपने परिवार में बच्चों ने एनटीए का एग्जाम दिया है, 12th का एग्जाम दिया है, नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, उनको ये तो जवाब देना चाहिए कि उनको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अब धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं है, अब उनको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने का हक है, क्योंकि हद कर दी है उन्होंने। अब तो 12वीं के पेपर में भी इस तरह का, इससे पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर रीचेक का रिक्वेस्ट नहीं आया। और उनसे भी सीबीएसई पैसे कमा रही है। समस्या यह है कि उनसे भी सीबीएसई पैसे कमा रही है। अब 5 किलो अनाज की कीमत कितनी होगी और हमारे बच्चों का भविष्य किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, दोनों को कंपेयर कर लिया जाए, कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है। बाकी राजनीतिक बातें चलती रहेंगी, मोदी जीते राहुल जीते, लेकिन फिर वही बात आती है कि सत्ता में उन्हीं व्यक्ति को बैठना चाहिए जो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कर सके, हमारे और आपके बच्चों की रक्षा कर सके। हमें जरूर कमेंट में बताइए कि हमारे संविधान और अधिकारों की रक्षा कौन करता है। सरकार गिरे या बने, बड़ी बात की है संतोष जी ने। हमें अपने अधिकारों की चिंता करनी चाहिए, अपने बच्चे के रोजगार की चिंता करनी चाहिए, अपने हेल्थ की चिंता करनी चाहिए, दवाई कमाई पढ़ाई की बात करने वाली सरकार की चिंता करनी चाहिए। हमें जरूर लिख भेजिए। संतोष जी ने समय दिया, इसलिए संतोष जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।